यूरोप में इन दिनों एक सुर्खी बड़ी जोरों से चल रही है और सुर्खी ये कि गर्मी से बुजुर्ग मर रहे हैं। आंकड़ा है कि अब तक 1300 लोग इस महीने में हीट से मारे जा चुके हैं। उनमें से मरने वालों में 85% लोग बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं। यूरोप एक विकसित देश, विकसित कॉन्टिनेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज वहां पर उपस्थित हैं, ठंडे क्षेत्र में आता है, तो अचानक गर्मी झेल नहीं पा रहे या कोई और कारण है? अगर हीट वेव ही एकमात्र कारण है तो भाई साहब इतना भी कितना टेम्परेचर हो गया। आंकड़ों में अगर देखें तो 35 से 40 के बीच में 41-42 हद मार के इतना। यहां तो आप में से अधिकांश लोग जो उत्तर भारत में हैं वो इस टेम्परेचर को सामान्य मान के जीने लग रहे हैं। अल्टीमेटली ऐसा क्या हो रहा है कि यूरोप में टेम्परेचर लोगों की जान ले रहा है? ये सवाल बड़ा इसलिए बना, आप में से कुछ लोग सोच सकता है शुरू होने से पहले कहते हैं अरे बेचारों को ठंड में रहने की आदत है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आज के सत्र में आप ऐसे कारणों को जानेंगे कि जहां पर केवल टेम्परेचर का यूरोपियन से एनकाउंटर ही कारण नहीं है कि साहब उन्हें अचानक गर्मी पता चली इसलिए ऐसा हो गया। आप उस कॉन्टिनेंट की एक ऐसी खासियत सत्र में जानने जा रहे हैं, ओमेगा फैक्टर जानने जा रहे हैं, घरों की बनावट जानने जा रहे हैं, और तो और वहां की सोसाइटी का एक ऐसा स्ट्रक्चर जानने जा रहे हैं जिससे बुजुर्ग निशाना बन रहे हैं। बड़ा ही संवेदनशील विषय है। चर्चा में भले ही यूरोप की हीट वेव रहने वाली है, लेकिन इस यूरोप की हीट वेव में क्यों यूरोप के अंदर इस प्रकार से एक उम्र विशेष के लोग ही निशाना बन रहे हैं? क्या यह साजिश है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ तस्वीरें देखिए, पहले तस्वीरों को समझने का प्रयास करिए कि यहां पर लोगों को गर्मी की आदत नहीं है, तो गर्मी के लिए सरकारों ने जो वाटर कैनन भीड़ भगाने के लिए यूज की जाती थी अब वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दे दी है। ये वैसे वाली बात है कि फायर ब्रिगेड क्या करता है, बोले साहब वो आग बुझाता है, बोले फायर ब्रिगेड का पानी खोल दो, लोग आराम से उसके अंदर शावर वाली फीलिंग ले लेंगे। लोग नदी किनारे बैठे हुए हैं, तप रहे हैं। इस प्रकार से वाटर कैनन्स को चलाया जा रहा है कि चलो भाई आसमान में खुला छोड़ दो ताकि इसकी वेपर लोगों तक पहुंचेगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। तस्वीरों को अगर देखो तो देखो एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये कि यूरोप के अंदर एसी लेने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पहले बता देता हूं, अमेरिका और यूरोप के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर। अमेरिका में लगभग 90% घरों में एसी ऑलरेडी लगे हुए हैं, यूरोप में 20% घरों में ही एसी लगा हुआ है। आप कहेंगे फिर इस स्थिति का क्या कंपैरिजन, और ये बात बताई क्यों जा रही है? ये इसलिए बताई जा रही है कि गर्मी तो आ गई लेकिन गर्मी के लिए एसी नहीं है। हालात आपके सामने हैं। एसी से निपटने के लिए तो आप में से कुछ लोग सुनते सुनते ही बोल देंगे हमारे घर में भी एसी नहीं है। भाई आपके और यूरोप में अंतर जो है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कहानी कहां फंसी है, क्यों हम लोग सामान्य जिंदगी जी पा रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं जी पा रहे हैं। एक एक चीज डिकोड करते चलेंगे पेशेंस के साथ। आगे बढ़ के तस्वीरों से बस मौके का जायजा लीजिए कि यहां पर कुछ इस तरह के हाव भाव हैं। लोग बेहद तंग और परेशान हैं। सरकारों से उम्मीद है, लोग घर में नहीं रह पा रहे हैं। अपने गर्मी चले तो लोग घर में रहना प्रेफर कर रहे हैं या घर से बाहर भाग रहे हैं। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। हर शहर लगभग इस बात से पीड़ित हो रहा है कि भाई, और तो और डेनमार्क जैसा ठंडा शहर भी इस समय टेम्परेचर से पीड़ित हो रहा है। सड़कें पिघल रही हैं, ट्राम्स जो चल रहे हैं वो रोक दिए गए हैं, रेल की यात्राएं रोक दी गई हैं। फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा तो क्या मतलब 50 डिग्री क्रॉस कर गया कि नहीं, वही 40-42, तो उसके बावजूद सड़कें क्यों पिघल रही हैं? चर्चा करेंगे ना। अपने यहां तो नहीं पिघलती इतने में, इनके यहां क्यों पिघल रही हैं? सारी चर्चाएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक ऐसा विषय बन चुका है जिसके ऊपर WHO चिंतित है, दुनिया भर की चर्चाएं हो रही हैं, और हम भारतीयों के लिए ये बात अतरंगी नहीं लग रही। यानी 41 डिग्री नहीं झेल पा रहे हैं, बताइए। 41 डिग्री तो हम लोग यूं ही मान के चलते हैं कि अभी तो गर्मी आई नहीं है। हमको तो कोई 45 प्लस बताता है तो लगता है कि कुछ हुआ है। इनकी सड़कें पिघल जा रही हैं, क्या मतलब इनके लोगों की तरह सड़कों में भी दम नहीं बचा है? चल क्या रहा है? मतलब यूरोपियंस क्या सड़कें बना रहे हैं? फिर खराब सड़कें बना रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। खूब शिक्षित लोग हैं, खूब टेम्परेचर पर अध्ययन करके बैठे हैं। आप और हम चर्चा करेंगे इस विषय को, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए 200 मिलियन यूरोपियंस के अफेक्टेड होने की चर्चाएं हैं कि वो इस प्रकार की जो हीट आई है उससे प्रभावित हैं। तो हम इस पूरी कहानी को अब एक एक करके ज्योग्राफी से लेकर सारे कारणों से समझेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको भारत की विदेश नीति समझनी है तो भारत के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर साहब, उनसे हमने हाल ही में अपना एक साक्षात्कार किया था जिसमें वर्तमान की जो भारत सरकार की नीतियां हैं, पाकिस्तान का बढ़ता स्ट्रेचर है, भारत सरकार के ट्रंप के सामने चुप रहने के मायने हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम प्रकार की जो भी चर्चाएं हैं हमने इनके साथ डिस्कस की। वर्तमान सरकार में ही आप विदेश राज्य मंत्री रहे तो इनसे इस बारे में जब चर्चाएं हुई तो सरकार का विजन और व्यू पॉइंट समझने में आसानी रही। आप भी इन्हें सुन सकते हैं, वीडियो के अंत में हम इनका वीडियो पिन किया हुआ है, आप कमेंट्स में भी जाकर देख सकते हैं, हमने इनका वीडियो पिन किया हुआ है, आप जाके चेक करें। एक और हमने वीडियो किया था हाल ही में जिसमें हमने पुरुषों के अधिकार को लेकर के एक सत्र किया था, अगर आप समय निकले तो उसे भी देख सकते हैं। हमने डिटेल में जानकारी इस केतन चेतन सिया वाले मामले के बाद में की थी, ठीक है। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोप के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव है इसकी बात करते हैं, जिसमें भीषण गर्मी से 1300 लोगों की मौत की खबर है। यह खबर बड़ी इसलिए नहीं लग रही यूरोपियंस को कि 2003 में यूरोप के अंदर आई हीट वेव से 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। कहां तो 80,000 लोगों की मौत हो गई थी, आज 1300 मौतें। तो यह नंबर सुनने में कंपैरेटिवली स्लो छोटा हो गया, लेकिन 80,000 मौतें पहले हो चुकी हैं और अब 1300 मौतें हुई हैं। तो आगे आने वाला नंबर लोगों को चिंता में लेके चल रहा है। इसी के चलते WHO के चीफ टेड्रोस एडेनॉम ने इस बारे में अपनी बात लिखते हुए कहा कि हीट स्ट्रेस यूरोप में एक साइलेंट किलर बनकर निकल कर आया है।
अब साइलेंट किलर बनकर कहां आया है? जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली, स्विट्जरलैंड, 16 देश ऐसे हैं जिन्होंने दशकों का रिकॉर्ड टूटते हुए देख लिया है। रविवार को यूरोप के करीब 19 करोड़ लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का सामना करना पड़ा। देखिए, जब यूरोप को आप देखते हैं तो यूरोप में ये जो अभी अभी लाल पीला करके दिखाया हुआ है, ये सभी गर्मी से पीड़ित जगह हैं जहां तापमान 35 से ऊपर पहुंच गया है। कहीं 41 डिग्री पहुंच गया है, कहीं कुछ और टेम्परेचर पहुंच गया है। लेकिन ये सबसे पहले विषय बनता है कि इतना बड़ा बवाल क्यों बना है। आइए इसको समझते हैं। उससे पहले एक शब्द समझते हैं जिसे कहते हैं हीट वेव। आप और हम जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, हमें हमारे क्षेत्र का औसत तापमान पहले से ही पता होता है कि इस क्षेत्र में, जैसे अगर आप राजस्थान आएंगे तो आपको एक एवरेज टेम्परेचर का आइडिया रहता है कि गर्मियों में राजस्थान का एवरेज टेम्परेचर 40 से ऊपर रहेगा। एवरेज टेम्परेचर पता है। लेकिन एवरेज टेम्परेचर, मान लीजिए आप कश्मीर गए तो एवरेज टेम्परेचर बोले 25 से 30 के बीच में कश्मीर में रहेगा। एवरेज टेम्परेचर, क्योंकि कई साल की रिकॉर्डिंग्स हैं जो एक साथ मौसम विभाग के पास उपलब्ध हैं, वहां से वो डेटा उपलब्ध हो जाता है। अब जब आपके पास एवरेज टेम्परेचर नोटिस्ड है तो आपको यह भी पता होता है कि प्लेनर एरिया में, जब मैदानी क्षेत्र है, वहां पर एवरेज टेम्परेचर इतना रहेगा और आपको पहाड़ी इलाकों में एवरेज टेम्परेचर कितना मिलेगा। ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्ड हर साल मेंटेन होता है। अगर एवरेज टेम्परेचर से 4.5 डिग्री से अधिक टेम्परेचर, 4.5 से और 6.5 के बीच में टेम्परेचर किसी एक साल अचानक बढ़ जाए, मतलब मान लीजिए राजस्थान में 40 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है, आपको कल सुनने को मिल रहा है कि राजस्थान में टेम्परेचर 45 पहुंच गया है। एवरेज 40 था, 45 पहुंच गया है। ये सर्कमस्टांसेस जो बनते हैं, इन्हें हीट वेव सिचुएशन कहा जाता है। तो हीट वेव हवाओं का गर्म होना सुनने में तो लगता है, लेकिन इसे ऐसे फिनोमिना कब ऑब्जर्व किया जाता है? जब अचानक टेम्परेचर परिवर्तित हो। 6.5 से भी अधिक हो जाए टेम्परेचर, मतलब 40 था, अब आप कहेंगे सर मान लीजिए किसी शहर का तापमान 25 डिग्री एवरेज था, उसके लिए हीट वेव क्या है? 30 डिग्री हो जाना हीट वेव है। सर इतना बड़ा बवाल क्यों है इस बात पे? 30 हो गया तो हम तो रह ही सकते हैं। नहीं, आपका शरीर उस टेम्परेचर के हिसाब से एक्लेमेटाइज हो चुका है। जिस जगह आप रहते हैं उसके हिसाब से लंबे समय तक रहते रहते अनुकूलनता, अडेप्टेबिलिटी ने आपके शरीर को उस हिसाब से विकसित कर दिया है। मतलब आपको 40 डिग्री में रहने की आदत है तो आपको अचानक थोड़ा भी 30 डिग्री तक भेजेंगे, आपको ठंडा ठंडा फील होने लगेगा। आपको 30 में रहने की आदत है, 40 में भेजेंगे तो आपको गर्म फील होने लगेगा। और अचानक परिवर्तन, अनुकूलनता अचानक शरीर को एडजस्ट नहीं कर पाती। बहुत से मेरे साउथ इंडियन मित्र जब आईआईटी कानपुर पढ़ने आए थे तो उन्हें इस बात में, जैसे हल्का सा ठंडा आता, उन्हें ऐसे लगने लगता है कि बस अब सर्दी में हम कैसे बचेंगे, हीटर की जरूरत पड़ेगी। हीटर की सारी व्यवस्थाएं अक्टूबर से होने लगती थी कि नहीं सर्दियां आ रही हैं। साइकोलॉजिकल था, क्योंकि दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा है, उनको उत्तर की तरफ आते ही सर्दी का एहसास सताने लगता है ना। तो ये हमारे शरीर की अडेप्टेबिलिटी है जो धीरे धीरे ऐसे करती चली जाती है। फिर दिक्कत क्या आती है? यूरोपियंस को दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि उनके यहां टेम्परेचर अचानक बढ़ गया, एक साल में अचानक बढ़ गया। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइमेट चेंज होना फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर ला सकता है, अचानक टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता। दोबारा समझिए, इस साल थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, फिर अगली साल बढ़ा, फिर अगली साल बढ़ा, आपको एक पैटर्न नोटिस होने लगेगा। क्लाइमेट चेंज ये थोड़ी है कि साहब 1000 पेड़ कटे थे पिछली साल तो आज असर आ गया, अगली साल सब ठीक हो गया। ऐसे थोड़ी है, पेड़ का असर इस साल आया तो अगली साल भी आएगा, फिर अगली साल भी आएगा। क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो उसका इंप्रेशन कहां पर दिख सकता है? एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लग सकता है। हो सकता है कि भाई राजस्थान में एवरेज टेम्परेचर 40 था, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब यह बढ़कर 42 पर सेटल हो गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से 43 पर सेटल हो गया। तो क्लाइमेट चेंज आपको लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट में बदलने लगता है, वहां का वो फीचर बन जाता है ना। अब सवाल ये बनता है कि यूरोप में क्या कहानी हुई कि अगर 25 डिग्री औसत तापमान का कोई शहर था, अब उस 25 डिग्री वाले औसत तापमान शहर में अचानक 5 डिग्री तापमान बढ़ गया, सीवियर हीट, अच्छा हीट वेव। अब अगर 6.5 से ज्यादा बढ़ गया तो भाई साहब उसको वो सीवियर हीट वेव में ले लेते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, तो क्या आग लग गई क्या कहीं? अचानक तापमान कैसे बढ़ गया? इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे बन गया? इसी फीचर को हमने डिकोड किया है ओमेगा में। इनका जो ये ओमेगा बना है ना यूरोप के ऊपर, उसको हम थोड़ा आगे चल के समझेंगे। लेकिन हीट वेव उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया, और मैं आपको अलग अलग शहरों के तापमान से उसको अब कंपेयर करा देता हूं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। 6.5 डिग्री तक हीट वेव, और उससे ऊपर अगर निकल गया तो सीवियर हीट वेव के अंदर वो चला गया। और उस वजह से अब हाँ, शरीर को क्या दिक्कत होती है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? देखिए, आप में से बहुत सारे लोग इस बात से परिचित होंगे कि हमारे शरीर में पसीना क्यों आता है। तो आप में से कुछ लोग गर्मी लगी तो पसीना आया, नहीं। हमारे शरीर में, जिनको बायोलॉजी पता है ठीक है, नहीं तो एक सामान्य चर्चा के रूप में लें, हमारे शरीर में जो आया हुआ पसीना है, टेक्निकली वो बॉडी को ठंडा रखने का प्रयास है। शरीर चाहता है कि पसीने से इसे ठंडा रखा जाए। क्या बात कर रहे हो, गर्मी लगती है तो पसीना आता है। असल में क्या है कि जब आपको पसीना आता है, हल्की सी हवा अगर आपको लगे तो आपकी बॉडी को वो ठंडक भी देता है। पसीने आते ही आप हवा झलने लगते हैं, इसका मतलब है कि आप पसीना आ गया, हवा करो तो आपको ठंडक का एहसास होता है। पसीने में ठंडक का एहसास बॉडी को कूलिंग देने का तरीका है। बॉडी अंदर से पानी बाहर निकालती है कि चलो कूल करते हैं। पानी जब बाहर निकलता है तो पानी के साथ साथ सॉल्ट्स भी बाहर निकलने लगते हैं, सोडियम भी बाहर निकलने लगता है। जब सॉल्ट्स बाहर निकलने लगता है, नमक बाहर निकलने लगता है, जब सॉल्ट शरीर के अंदर से बाहर आते हैं तो अंदर हमारे शरीर में
सोडियम और पोटेशियम का जो सामंजस्य है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ने लगता है। बोले इसकी क्या कहानी है? आपको अगर सोचना सही से है तो सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत सही रहना जरूरी है। हमारी कोशिकाओं के अंदर सोडियम और पोटेशियम ही हैं जो सेल्स के अंदर ऑस्मोसिक प्रक्रियाओं को, यानी कि परासरण की प्रक्रियाओं को सही से चलाते हैं। यानी सेल्स कितना पानी लेंगी, कितना छोड़ेंगी, ये सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर डिपेंड करता है। इसी का असर हमारे न्यूरॉन्स पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है। अगर सोडियम पोटेशियम पंप गड़बड़ा जाए किसी का, व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, कई तरह की बीमारियां लगती हैं, कई बार हो सकता है उसको लगता है पता नहीं दुनिया तो एकदम ही अलग अलग जोन में चला जाता है, काफी क्रिटिकल चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब समझिए, पसीना आया, पसीना आते ही सॉल्ट बाहर आने लगे, सॉल्ट आने लगे तो आपके अंदर से सॉल्ट की कमी शरीर में होने लगी। उसको ही आपको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं ना, गर्मियों में शिकंजी पियो, गर्मियों के अंदर सलाह दी जाती है कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहो, वो इसलिए ताकि शरीर में वो चीज लगातार पहुंचती रहे। इन लोगों के यहां पे क्या है, इनके यहां पर अचानक हीट वेव आई, हीट वेव आई तो बॉडी से एकदम पसीना बाहर निकला, पसीना बाहर निकला और अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो गड़बड़ा गया। आपको तो आदत है पसीने की, इनको आदत ही नहीं है पसीने की। इनकी शरीर की प्रक्रिया में पसीना आना रेगुलर फीचर नहीं है इनके बॉडी में। ये वैसी वाली बात है कि आपका रोज दिल घबराए, एक तो जी घबरा रहा है, जी घबरा रहा है, हर दिन हो रहा है ऐसा, तब आप अकोमोडेटिव हो चुके हैं। अचानक आपका जी घबरा जाए तो आपको चिंता होने लगती है, ये क्या है? वो बदला चक्कर में है, आपको स्ट्रोक आने लगते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रोक आने लगते हैं, लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। और बुजुर्ग जिन्होंने कभी पूरे जमानों में ऐसी गर्मी नहीं देखी, उन्हें अचानक चक्कर और घबराहट होने लगे, घबराहट से वो बीमारी में तब्दील होने लगते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप बिगड़ते ही शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है, फिर किडनी और लीवर जैसे अंगों पर उसका असर होने लगता है, ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, तमाम फीचर्स दिखने लगता है और वो असर डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये शरीर पर आया हुआ असर होता है। तो जिसे आप हीट स्ट्रोक समझ रहे हैं, तापमान को नियंत्रित करना जब शरीर को मुश्किल हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखना जब, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम फिक्स है, वो शरीर में हमें ठंड का भी एहसास इसलिए कराता है सर्दियों में, ताकि भैया तुम ओढ़ पहन लो, मैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखूंगा। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि हमारे शरीर का तापमान, सबकी शरीर का तापमान हमेशा एक सा ही मेंटेन रहता है, वो कितना है कमेंट्स में बताइए। मतलब समझिए कि हमारा टेम्परेचर चाहे सर्दियों में हमें सर्दी का एहसास इसलिए दे रहा है, ज्यादा सर्दी आ गई तो भैया हम ठंडे ना पड़ जाएं, मारे जाएंगे अगर, तो इसलिए हमको ऊपर से गर्म कपड़े ओढ़ने पड़ते हैं कि नहीं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। गर्मियों के अंदर हमारा शरीर कहीं ज्यादा गर्मी ना झेल ले, हम गर्म ना हो जाएं, इसलिए हमें फिर पानी पसीना बाहर निकलता है कि नहीं साहब ठंडे में लेके चलो, अदरवाइज बॉडी टेम्परेचर बिगड़ जाएगा। बॉडी टेम्परेचर बिगड़ना ही तो आपको बीमार करता है, आपका बुखार आना, लू लगना, इन सब में बॉडी टेम्परेचर हिल जाता है। बस ये बॉडी टेम्परेचर की जो कहानी है, ये यूरोपियंस को एकदम स्ट्राइक करी है, जिससे मसल्स में ऐठन होना, थकावट होना, कमजोरी होना, स्किन प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, ये तमाम डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, हाइपरथर्मिया, ये सारे फीचर्स एक साथ दिखने लगते हैं। ठीक है, इस वजह से लोगों को दिक्कत होना शुरू होती है। तो ये आपको मैंने पॉइंट बताया यूरोपियंस के साथ। अब यूरोप के कुछ शहरों के नजारे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे फ्रांस में तो इतिहास ही टूट गया है, 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच गया है, कंप्लीट राजस्थान वाली फीलिंग आ रही है। आप कहेंगे राजस्थान से रिलेट कर दिया, राजस्थान से थोड़ा अलग करिए इसे, तो अंतर क्या है? देखिए राजस्थान में तो फिर भी ड्राई हीट है, यानी कि गर्मी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी नहीं है। आप कहेंगे ह्यूमिडिटी से आपको क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना, शरीर तो अंदर से पसीना बाहर निकाल रहा है, अगर वातावरण ने ह्यूमिडिटी दे दी, आर्द्रता दे दी शरीर के ऊपर, तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी? नहीं, वो और रिस्की हो गया। क्यों? आपका शरीर खुद से जब पानी बाहर निकाल रहा था पसीने के रूप में, तो वो पसीना आपको ठंडक पहुंचा रहा था। अब उल्टा हो गया, पहले तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ह्यूमिडिटी ने ऊपर से आकर के आपके पसीने को भी आने से रोक दिया है। ह्यूमिडिटी कह रही है कि मैं आ तो गई तुम्हारे पास, अब आपका बॉडी खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है चीजों को। ह्यूमिडिटी में लोगों को और ज्यादा इरिटेशन होती है। इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि आपका शरीर उस परिस्थिति से लड़ नहीं पा रहा है। उसे लड़ने के लिए चाहिए था कि मुझे मेरा काम तो करने दो, मेरे को भी तो पानी बाहर निकाल के ठंडक पहुंचाने दो। अब पानी तो आ गया, आपकी बॉडी को जरूरत महसूस नहीं हो रही, बस गर्मी लगे जा रही है, इरिटेशन हो रही है, आप पहुंच ही पहुंच रहे हैं, बिगड़ गया हालात। इस तरह की स्थिति फ्रांस में बन गई है, ह्यूमिडिटी वाली सिचुएशन। ऐसी गर्मी जो ह्यूमिडिटी के साथ आ रही है, वहां पर लोगों की जानें ले रही है। स्थितियां बदल रही हैं। टेम्परेचर आपको तस्वीरों में कुछ इस प्रकार से दिखाई सकता है, एकदम हीट वेव का सिचुएशन पूरे की पूरे यूरोप के लगभग मतलब 15-16 शहरों में, देशों के अंदर नोटिस हो रहा है। फ्रांस में 16 दिनों की ऐसी ही सेम हीट वेव 2003 में चली थी, जब 15,000 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है साहब, ये कुछ चौराहे हैं जहां पर लोगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों से समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। लोग अपने अपने स्तर पर कुछ वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें कि कोई फ्राई पैन में अंडे को उबाल कर दिखा दे रहा है, चिकन पका के दिखा दे रहा है। लोग दिखा रहे हैं गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि साहब आप ऑमलेट बना लो, मतलब वो हाल दिखाई दे रहे हैं। चॉकलेट्स पिघल जा रही हैं। इन लोगों के लिए बड़ी कॉमन बात है। एक भाई साहब है जो पसीने दिखा रहे हैं गाड़ी के अंदर कि साहब मेट्रो में बैठे हुए हैं, देखो पसीने आ रहे हैं। यहाँ हमारे भारत में कॉमन बात है ये, इन लोगों के लिए पहली बार हो रहा है ऐसा, तो पहली बार हो रहा है तो ये घबरा गए। हालत यह है कि देश ने इस बात की तैयारी ही नहीं करी थी कि एसी लगे हुए कमरे बनाने पड़ेंगे। अब उस बात पर भी आ जाते हैं, जो अपन बात कर रहे थे ना बुजुर्गों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी भी कहानी क्या है। असल में क्या है कि इन देशों के अंदर बुजुर्ग
तादाद में ज्यादा हैं। हमारे पास तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि हमारे यहां पर 15 से लेकर के 64 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो वर्किंग हैं, जो काम कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी संख्या देश में बाकी बच्चे और बुजुर्गों की संख्या से अधिक है। इसे जननांकिकी लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। यह भारत के लिए सकारात्मक बिंदु है। इन देशों में क्या हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि तो रुक गई, तो अब जवान जो लोग हैं वो कम है और बुजुर्ग ज्यादा हैं। बुजुर्ग ज्यादा हैं तो उनकी केयर करने के लिए जवान बच्चे हैं नहीं, वो क्योंकि जो हैं वो काम करने में लगे हुए हैं। तो वृद्धों को एकल परिवारों में, वृद्धाश्रमों में भेज दिया जा रहा है। वृद्धाश्रमों में वहां पे बहुत सारे ऐसे शेल्टर होम्स हैं, ऐसे कम्युनिटी होम्स हैं, जिनको आप वृद्धाश्रम की तरह ना समझे कि लोगों की नेचर में आगे कि हाँ बुजुर्ग होते ही अब ये उसमें रहने चले जाएंगे। एक तरह से समझिए कि अस्पताल की सुविधा है वो, कि चलिए साहब आप वहां रहेंगे। इस उम्र के बाद में एजेंसीज, एनजीओ ढूंढते हैं कि अगर कोई अकेला वृद्ध व्यक्ति है तो चलो उनको वहां रखते हैं। अब वहां जहां लेकर जा रहे हैं वहां पर तापमान बिगड़ भी रहा है। जिन जगहों पर लेकर जा रहे हैं वहां एसी की व्यवस्था नहीं है। बोले आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको डेटा बता दिया, 20% यूरोप के अंदर एसी अभी। ऐसे में उन लोगों के साथ दिक्कत हो रही है। जो जवान व्यक्ति है वो बाहर निकल के घूम रहा है, जो सक्षम है वो चल रहा है कि चलो घूम फिर के आ जा रहे हैं। 80, 85, 90 साल के जो लोग हैं वो अचानक टेम्परेचर को, अब घरों की स्थिति समझो वहां पे क्या है। देखो टेक्निकली क्या है, ये जो क्षेत्र है ना, ये टेम्परेट रीजन में आता है। यूरोप मतलब जहां पे अपन लोग रहते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन है, इससे ऊपर टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन में सामान्यतः सूर्य की किरणें लगातार नहीं पहुंचती। सूर्य की किरणें जब लगातार नहीं पहुंचती लेकिन रोशनी ज्यादा पहुंचती है, अभी बताएंगे उसमें दिन और रात की कहानी बताएंगे अभी आपको। तो क्या होता है कि इन लोगों को सर्दी का हमेशा से आदत रहा है। यूरोप इज नॉन फॉर विंटर्स, नॉट फॉर समर्स। लोग सर्दियों में देखते हैं कि सब बहुत सर्दी पड़ती है वहां पे, फिल्मों में भी हमको ये दिखाते हैं ना, सब जगह सफेद चादर सी बिछी हुई है। तो उन लोगों ने घर ऐसे बनाए हुए हैं जिन घरों के अंदर हीट मेंटेन रहे। मोटी दीवारें बनाई हुई हैं, कम खिड़कियां रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में फिर घर ठंडे नहीं, गर्म नहीं हो पाएंगे। उन्हें ज्यादा जरूरत किस बात की रहती है? सर्दियों में घर गर्म कैसे रहें, क्योंकि सर्दियां ज्यादा दिनों तक पड़ती हैं। ऐसे में सर्दियों में बर्फबारी के समय घरों को पूरी तरह से एकदम एयर टाइट बनाए हुए हैं। वेयरएज अपने घरों में क्या होता है, जितनी ज्यादा खिड़कियां बना दो साहब, वेंटिलेशन क्रॉस होना जरूरी है ताकि अंदर घर की गर्मी बाहर निकलती रहे। उनके यहां उल्टा चल रहा है, घर से बाहर बिल्कुल हीट ना निकले। अब अचानक तो घर बदल नहीं दोगे आप, अचानक टेम्परेचर लेकिन बदल गया। टेम्परेचर बदल गया तो घर रहने लायक नहीं बन रहे, वो हो गए हीट चैम्बर, क्योंकि अंदर तापमान बढ़ चुका है। आपने घर बनाया ही ऐसा था कि मुझे तो घर के अंदर टेम्परेचर बढ़ा हुआ चाहिए, अब टेम्परेचर बढ़ गया, अब आपका एसी फिर काम नहीं कर रहा है क्योंकि एसी है ही नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे मिलकर के बन रहे हैं। अब देखिए ना, ब्रिटेन की अगर मैं आपको हाल बताऊं तो 1000 से अधिक स्कूलों को ब्रिटेन में बंद करना पड़ा है। औसत तापमान बढ़ चुका है। स्पेन के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार हो गया। जर्मनी में 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार हो गया। जर्मनी के अंदर ट्राम्स जो चल रही हैं, अच्छा ये बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन था कि साहब ये जो ट्राम चल रही हैं, ट्राम आपने कोलकाता में भी चलती देखी होंगी, पटरी के किनारे सड़क पर चलती हुई ट्रेनें हैं, बहुत स्लो गति से चलती हैं, आप रोड क्रॉस कर जाएं कार की तरह चल रही हैं, लोग हाथ देकर रोक लेते हैं, वो वाली चीजें हैं ये। इनके साथ साथ क्या होता है, डामर की सड़कें बनी होती हैं। अपने यहां पर जब डामर की सड़कें बनती हैं तो उसमें कितनी रोड़ी डलेगी, कितना सीमेंट वो बजरी डलेगी, यहां पर नियम तय होता है। इनके यहां पर इनको पता है कि सर्दियों में सड़कें हमारी वैसे ही लंबी चलनी है, बारिश आनी नहीं है। सड़कों में इन्होंने इतना मिक्सचर बनाया ही नहीं, सीधा चारकोल बिछा दिया। अब जितना बिछाया वो अब पिघलना शुरू हो गया। अपने यहां तो रोकते हैं अपन उस चीज को, उसमें रोड़ी बजरी सब कुछ मिला करके वो बताते हैं ना 4 का रेशो, 4:2 का रेशो ले लो, 4:1 का रेशो ले लो। यहां पर वो रेशो भी काम नहीं कर रहा है। तो अब वो चारकोल पिघल पिघल कर ऐसे हो गया कि अब ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। और तो और जैसे आज अपन अपनी पटरियों को बनते देखते हैं तो असल में हम सोचते हैं कि ये सब चीजें प्योर लोहे से बनी है, लेकिन लोहे में कुछ मिक्स करके अपन पटरियों को बनाते हैं। पटरियों का जो लोहा है उसमें कुछ और ऐसा, जैसे कि उसमें कहीं किसी में कोबाल्ट मिला हुआ है, किसी में कुछ मिला हुआ है। इनके यहां पर क्या सीन होता है कि प्योर लोहा यूज कर लिया, अब उसके अंदर भी बेंट बढ़ जा रहे हैं, तो ट्रेनें 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर नहीं चलने दी जा रही हैं। खिलाड़ी अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, साहब हमारा तो हैंडल पिघल गया। इस तरह की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के अब जो है पुलिस का काम वाटर कैनन बरसाना, व्यक्ति पर ना होकर आसमान में हो रखा है। बोले लो भाई मस्ती से रहो। इस तरह से पटरियां पिघलती हुई, सड़कें उखड़ी हुई टेम्परेचर के चलते दिखाई दे रही हैं हर जगह। मतलब डेनमार्क, अगर आप और ऊपर की तरफ चले, मतलब ऑलमोस्ट फ्रिजिड जोन में, टेम्परेट से भी ऊपर निकल के आर्कटिक सर्कल की तरफ पहुंचता हुआ देश, मतलब डेनमार्क के ऊपर तो फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही आ जाएंगी। वहां पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। इन लोगों को आदत ही नहीं है इतना टेम्परेचर देखने की। इन्होंने 1975 में देखा था कभी एक बार टेम्परेचर ऐसा आया था। अब आपके दिमाग में अब तक एक सवाल बन चुका होगा, तो फिर ये बताओ अचानक टेम्परेचर क्यों बढ़ा? मतलब हर साल तो नहीं बढ़ रहा, इसी साल बढ़ा है, ऐसे 2003 में बढ़ा था। कंपैरेटिवली टेम्परेचर औसत तापमान बढ़ा है, लेकिन अचानक क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का क्या रीजन माना जाए? तो अब इसके पीछे के कारण पर चलते हैं। उसके कहानियों में एक ज्योग्राफी का फीचर है जिसे कहते हैं जेट स्ट्रीम फीचर। क्या है ना, अपनी जो धरती है ना, इस धरती के ऊपर हवा में, ये समझिए कि जब आप ऐसे समझते हैं, मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये अपनी अर्थ है ना, ग्लोब पे दिखाई मैंने आपको। अब ग्लोब पर होता क्या है कि सूरज की रोशनी जब आती है पृथ्वी के ऊपर, पहले तो धरती को आपको ये अच्छे से पता है ना कि जिस तरह की इसकी शेप है, ये एग्जैक्टली सूरज के सामने ऐसे कन्फ्रंट नहीं कर रही है। ये अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकने के कारण बहुत सी चीजें बदली हुई हैं। जैसे हमारे पास में सूरज की रोशनी बराबर सर्दी गर्मी में लगभग ज्यादा अंतर नहीं लाती है, लेकिन इनके यहां पर सूरज की रोशनी, क्योंकि ये ऊपर पहुंच गए हैं, यदि टिल्ट है तो सूरज के सामने ज्यादा नजदीक दिख रहे हैं। मतलब समझिए, ये
एक ग्लोब के तरीके से, जो साइंस के, जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं वो इस बात को ऑब्जर्व कर लेंगे। आप भी थोड़ा सा नोटिस करिए कि ये इस तरह से है। अगर मैं इसको हल्का सा यूं टेढ़ा कर दूं, तो हल्का सा टेढ़ा करते ही मान लीजिए सूरज इधर से चमक रहा है, तो ये इस समय सूरज का सामना ज्यादा कर रहे हैं गर्मी के समय पे। इसका मतलब क्या हुआ, अपने यहां पर जो दिन एवरेज जो डे लाइट है वो 12 से 13 घंटे की तरफ है। इनके यहां पर इन दिनों जो डे लाइट है वो कम से कम 17 घंटे पड़ रही है। मतलब तुलनात्मक रूप से धरती टिल्ट होने के कारण ये सूरज का ज्यादा सामना कर रहे हैं। फायदा केवल इस बात का है कि सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही सूरज की सीधी किरणें पहुंचती हैं, उसके बाद उजाला पहुंचता है। लेकिन ये उजाला इनके यहां पर इतनी गर्मी पैदा कर दे रहा है। देखो ये 23.5 डिग्री अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर वाला जो एरिया मेडिटेरेनियन सी, इसके ऊपर यूरोप, ये सारा टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन 23.5 से ऊपर, 33 से ऊपर पकड़ लो, 30 से ऊपर पकड़ लो, ये जो टेम्परेट रीजन है ना, यहां सूरज की किरणें सीधे ना पड़ने के कारण ये जगह ठंडी होती है। लेकिन अभी दिन का जो तापमान अचानक जो बढ़ा, ये बढ़ करके 17 घंटे तक तापमान बढ़ा हुआ है। 24 घंटे का जो 24 आवर्स का दिन है ना, उसमें इनके यहां रात मुश्किल से 5-6 घंटे की होती हैं। ये अपन ने पढ़ा होगा कभी, आपने भी अगर बचपन में अगर ध्यान दिया हो तो गोलार्ध पर 6 महीने की रातें, 6 महीने के दिन जो कहते हैं। अब 6 महीने के रात और 6 महीने के दिन कैसे, अगर ये कोई टिल्टेड स्थिति में, तो ये तो गोलार्ध बिल्कुल सूरज के सामने आ गया, तो यहां पर तो दिन ही रहता है, लोगों को रात देखने को ही नहीं मिल रही है। वाइसे वर्सा जब सर्दियों का समय आएगा तो यहां पर अंधेरे लंबे समय तक रहते हैं। जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये जितने भी शहर हैं, सर्दियों के समय पर यहां पर दिन 4 घंटे के लिए निकलता है, 5 घंटे के लिए निकलता है। लेकिन गर्मियों के समय पर इनके यहां पर दिन 16-16 घंटे के चल रहे हैं। तो अपने तुलना में यहां पर टेम्परेचर ज्यादा समय तक पहुंच रहा है। अच्छा, जहां तक बात मैं कर रहा था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, तो वो यहां पर देखिए डेनमार्क यहां डला हुआ है, इसके ऊपर स्कैंडिनेवियन, मतलब ऑलमोस्ट फ्रिजिड जोन है, यहां से ऊपर तो आर्कटिक सर्कल आ गया। ठीक है, अब एक बात कर रहे थे, दूसरी बात जो हम कर रहे थे वो क्या था, जेट स्ट्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे कि यहां पर अचानक ऐसी स्थिति क्यों बनी। तो देखो ऐसे समझो कि सूरज का तापमान जब इक्वेटर पर पड़ता है ना, इक्वेटर का धरती के बीचों बीच यहां से निकल रही है, हम ये मानते हैं कि सूरज का तापमान जब धरती पर आता है तो गर्मी से यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जब यह हवा ऊपर उठकर जाती है वायुमंडल के अंदर, तो कितनी उठती है, 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभमंडल जिसे आप कहते हैं, वहां पर हवा पहुंच जाती है। यहां पर लो प्रेशर का जोन बनता है और यह हवा उठ करके ऊपर चली जाती है। हवा ऊपर चली गई और ऊपर से लौट करके वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास लौट करके आने लगती है। मतलब ऑलमोस्ट इन क्षेत्रों में इस हवा का लौट कर आना इन क्षेत्रों में हाई प्रेशर जोन बनाता है। मतलब ऊपर से हवा नीचे की तरफ डिसेंड हो रही है, तो यहां पर हाई प्रेशर जोन बनाता है। अब मतलब इसको मैं समझाने के लिए, हालांकि ये पता नहीं कितना आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, पर मेरा काम है आपको समझाना, समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से ट्राई कर लेंगे कभी। ये इक्वेटर वाली सिचुएशन थी, इक्वेटर से हवा ऊपर उठी, ऊपर समझिए कि ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 9 किलोमीटर ऊपर से हवा नीचे आ रही है। जब 9 किलोमीटर से नीचे आ रही है, यहां भी 9 किलोमीटर से नीचे आ रही है, यहां पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर दिया इसने, ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हवा नीचे आई। आप ऐसे समझिए कि आपने एक पंखा लगाया था छत की तरफ, वो छत पे जाके टकरा के फिर दोनों तरफ हवा फेंक रहा है, इस तरफ भी फेंक रहा है, उस तरफ भी फेंक रहा है, जमीन पे हवा आ रही है, हवा जब जमीन पर पड़ रही है तो वो प्रेशर डाल रही है, हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर जमीन पर बन रहा है, लैंड पर बन रहा है, ठीक है। अब जब जमीन पर हवा टकराएगी, ऊपर छत की जब हवा नीचे टकराएगी, तो फिर वो फैलेगी दो तरफ, तो ये हवा फिर यूं फैलती है, इधर फैली और इधर फैली, इधर फैली, ऐसे ही इधर की तरफ फैली और इधर की तरफ फैली, दोनों तरफ हवा फैलने निकली। तो दोनों तरफ फैलने लगी तो इक्वेटर के आसपास में ये हवा फिर से आकर ऊपर जाना चाहेगी, ये ऊपर जाना चाहेगी, तो एक सर्कल सा बन जाता है, ये एक सर्कल सा बन जाता है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रॉपिक के आसपास। लेकिन जो हवा यहां गई थी, ये भी तो चाहेगी कि मैं ऊपर जाऊं, मतलब इस हवा ने जो नीचे आई थी, ये फिर से ऊपर जाने का प्रयास करेगी। तो ये जिन सर्कल्स पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर जाकर के आर्कटिक सर्कल के आसपास जब ये ऊपर जाने की सोचती है, तो फिर से यहां पर लो प्रेशर जोन बनाती है। मतलब बीच में लो प्रेशर जोन था, फिर हाई प्रेशर था, फिर लो प्रेशर था, फिर लो प्रेशर था। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि जिस जगह यूरोप है ना, असल में वो लो प्रेशर जोन का एरिया है, लेकिन वहां इस बार गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? जहां लो प्रेशर होना चाहिए था वहां लो प्रेशर हुआ, फिर जहां लो प्रेशर होना चाहिए था फिर वहां लो प्रेशर हुआ, उसके बीच में एक जगह ऐसी फंस गई जो हाई प्रेशर की थी। बोले ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे में चलती है जेट स्ट्रीम। अब वो क्या है उसको भी समझ लीजिए। हालांकि ये ज्योग्राफी का कोर कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको इसलिए पता रहे कि कारण पता लगना बहुत जरूरी होता है। समटाइम्स किसी घटना के बारे में लोगों को एक्सीडेंट से मतलब नहीं होता, एक्सीडेंट क्यों हुआ इससे मतलब होता है। एक्सीडेंट के बाद उसकी तरफ नहीं जाते, क्या हो गया, क्यों हुआ, ये ज्यादा क्यूरियस होता है कि हम ताकि इसके लिए तैयार रहें। ठीक है साहब, तो हुआ ये कि अपने ना 8-9 किलोमीटर ऊपर हवाएं चल रही होती हैं, कुछ इस तरह से हवाएं चल रही होती हैं। धरती जब घूम रही है तो धरती को काउंटर करने के लिए स्ट्रीम्स चल रही हैं, समझिए। यहां की हवाएं थोड़ी वेवी होती हैं, आर्कटिक सर्कल के आसपास चलने वाली जो हवाएं हैं थोड़ी वेवी होती हैं, वेव रूप में चलती हैं। इन हवाओं के वेव में ये प्रेशर जोन फंस जाते हैं। बस इतना से समझ लीजिए कि एक ऐसे प्रेशर जोन के वेव में एक तरफ लो और एक तरफ हाई और एक तरफ लो, इस तरह का एक जोन बन गया। ये जो हाई प्रेशर जोन है ना, ये इस समय यूरोप पर बना हुआ है। ये दिखता है एक ग्रीक शब्द ओमेगा जैसा, ओमेगा इस तरह से